नमस्कार साथियों, आर्टक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार जो डर था वही हुआ। कोरोना को लेकर के जिस तरह की उदासीनता और लापरवाही हमने आपने दिखाई और सरकार की तरफ से, सरकार मेरा कहने का मतलब है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से कोरोना को लेकर के ढिलाई बरती गई, उसका खामियाजा अब पूरे देश में दिखने लगा है। लगभग 48 घंटे से महाराष्ट्र पूरी तरह से कोरोना की गिरफ्त में है। गुजरात लगभग कोरोना की गिरफ्त में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश कोरोना की गिरफ्त में पहुंचने वाला है। इसके साथ ही साथ दिल्ली सहित कुछ और राज्यों में बहुत जल्दी दूसरे तरह का या दूसरा स्ट्रेन जो है वो दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जो स्थिति फिलहाल नागपुर में दिख रही है वही कुछ स्थिति मार्च के तीसरे सप्ताह में लगभग देश के आधे राज्यों में दिखने लगेगी। यदि ये स्थिति है तो आप माने कि एक बार फिर जिस कोरोना से हम 2020 में लड़े और जीतने की स्थिति में पहुंच गए, उसी कोरोना को हराने के चक्कर में जिस तरीके से हम लोगों ने लापरवाही बरती और 2020 में बंद स्थिति से खुलेपन के एहसास में पहुंचने की कोशिश करते रहे और उस कोशिश में हमने हदें भी पार कर दी, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब जिस स्थिति में कोरोना पहुंच चुका है, जिस तरह से उसकी लहर कई राज्यों में दिख रही है, उससे अब बच पाना मुश्किल है। लेकिन हमें समय रहते लोगों को जागरूक करना होगा, खुद को जागरूक करना होगा। समाज परिवार के साथ साथ राज्य और देश अगर जागरूक नहीं हुए तो मार्च के आखिरी सप्ताह तक स्थिति और खराब हो सकती है। अर्थात आप माने कि आज से लेकर के अगले 15 दिन पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमने उस चुनौती का मुकाबला 2020 की तरह नहीं किया तो फिर हम उसी जोन में पहुंच जाएंगे जिस जोन में हम रहकर 2020 में लड़ रहे थे। लड़ाई हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमको 1 साल से अधिक समय हो गया कोरोना से लड़ते हुए, लेकिन उस लड़ाई में हम एक बार फिर 2 कदम आगे बढ़ाकर लगभग 2 कदम पीछे जा रहे हैं। तो फिर स्थिति वही हुई और फिर जब हम इस कोरोना से मुक्त होने के कगार पर पहुंचेंगे तो फिर वही अर्थव्यवस्था गिरने की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत परिवार और समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के पहले हमें सोचना होगा कि आखिर में हम क्यों नहीं जीते। जिन गाइडलाइंस का हमें फॉलो करना था उसको हमने फॉलो क्यों नहीं किया, और क्या हमारी जानकारी में, हमारी जागरूकता में इतनी कमी थी कि हमें ये पता चल गया कि अगर मान लीजिए कोरोना वैक्सीन निकल चुका है तो क्या वैक्सीन निकलने के बाद कोरोना खत्म हो गया? ऐसा नहीं था। लेकिन हमने उसको अवॉइड किया, हमने उसको नज़रअंदाज किया, सिर्फ ये जान करके कि अब तो वैक्सीन आ गया, अगर बीमार होगा आदमी तो वैक्सीन लग जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम उन जिलों में आज वो स्थिति है कि फिर डॉक्टरों के मुताबिक जो इनपुट्स आ रहा है, कई बड़े अस्पतालों में फिर ऑक्सीजन की कमी सी दिख रही है। ये और बात है कि वहाँ पर कमी होने नहीं दी जा रही। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य सरकारों ने जो प्रयास किया केंद्र की मदद से, और केंद्र का जो दिशा निर्देश रहा
उसके तहत कम से कम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है, लेकिन बीमारों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो समस्या फिर उसी स्तर पर पहुंच जाएगी। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी हम अपने आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से को वैक्सीन दे पाए हैं। और वैक्सीन निकल जाने के बाद भी क्या जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या वैक्सीन लगा देने भर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वास्तव में हमने जो आकलन किया व्यक्तिगत तरीके से, और सरकारों ने जिस तरीके का आकलन करके पब्लिक का व्यवहार रहा उसको उस तरीके से छूट दी, ये वहां पर गलती हो गई। याद करिए, हमने फरवरी के दूसरे सप्ताह में, आज से लगभग 4 सप्ताह पहले, जब महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, यवतमाल सहित कई अन्य शहरों में कुछ ऐसी समस्याएं दिख रही थीं और कोरोना का एक स्ट्रेन दिख रहा था, तब हमने कहा था कि यह देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और अब तो वो चुनौती आ चुकी है। 2000 से अधिक मामले मुंबई शहर में आने शुरू हो चुके हैं, और लगभग यही 48 घंटे जो हमारे लिए बहुत मुश्किलों वाले दिखने लगे हैं, अगले 48 घंटे में हमको साफ तौर पर दिखने लगेगा कि कोरोना अब एक बार फिर विकराल रूप ले चुका है। रही बात दिल्ली की और एनसीआर की, तो दिल्ली और एनसीआर में भी मामले तो अभी 400 या 450 के नज़दीक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का मामला, और वो भी अफ्रीकी स्ट्रेन का जो मामला दिख रहा है, अफ्रीकी वेरिएंट का जो मामला दिख रहा है, अफ्रीकी वेरिएंट मतलब अफ्रीका से आया हुआ ये कोरोना टाइप जो है, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और अभी तो 400-450 के अंदर ही हम टिक रहे हैं, और हमारी रिकवरी रेट में भी बहुत ज़्यादा अब सुधार नहीं है, बल्कि थोड़ी सी गिरावट ही आई है। तो कुल मिलाकर कहने का यह है कि देश के सभी बड़े महानगर और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में तो स्थिति खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुकी है। गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू होगा, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन ये नाइट कर्फ्यू भी कोई बहुत कारगर होगा ऐसा हम नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, आंशिक रूप से कारगर हो सकता है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब की स्थिति भी खतरनाक हो चुकी है और वहां पर बोर्ड एग्जाम्स टाल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका एक फायदा होगा कि जिस तरह से पब संस्कृति और होटल कल्चर में, नाइट पार्टीज में ज़्यादा लोग इकट्ठा होते रहे, शराबों की पार्टियों में और अन्य खाने पीने की पार्टियों में, उसका नज़रअंदाज जिस तरीके से हमने कोरोना को लेकर के किया, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, और अब हम नहीं बच सकते। और एक बार फिर हमें उन मुश्किलों से लड़ना ही होगा, और इसका अंततोगत्वा प्रभाव जो है वो हमारे आपके आर्थिक स्थितियों पर आएगा। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में अगर हम एक अनुशासन में गतिविधियों में लिप्त रहते तो ठीक होता, लेकिन हमने कोरोना से जिस तरीके से जूझते रहे 2020 में, उस जूझने की स्थिति को और उन परेशानियों को लगभग भुला करके और फिर 2020 के पहले के सामान्य स्थितियों की गतिविधियों में लिप्त हो गए। हमें ये मानना चाहिए कि ये हमारी आपकी और हमारे आपकी इस नज़रअंदाजी को सरकारों ने भी एक तरह से नज़रअंदाज किया, उसका ये खामियाजा है। और आज सरकारें उसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और अब तो सख्ती से उसे लागू करवाने की पहल कर रही हैं। जब हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं तो बुरा मत मानिए, हम थूक करके चाट रहे हैं, वही स्थिति में पहुंच गए। और इस बात को लेकर के इसलिए नाराजगी है कि सुधीजन या जो लोग जानकारी रखते हैं, जो इन समस्याओं से जूझे हैं, अगर वो इस बात को चेतावनी स्वरूप कह रहे हैं तो सोसाइटी पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा, या सरकारों ने जो कदम अभी उठाया उसको पहले क्यों नहीं उठा लिया। मुंबई सरकार, जहां तक मुझे याद है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सहित तमाम जिलों में लॉकडाउन लागू करने को लेकर के तमाम ऐसी नसीहत दी, तमाम ऐसी चेतावनी दी, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने जो कुछ समय पहले करना चाहिए था उसको अब उन्होंने किया।
और 15 तारीख से नाइट कर्फ्यू नागपुर में प्रभावी हुआ, लॉकडाउन, और नाइट कर्फ्यू की स्थिति तो वहाँ पर कई जिलों में हो चुकी है। वही स्थिति पंजाब की है, महाराष्ट्र की वही स्थिति होने वाली है। अभी आप शुक्र मनाइए कि यूपी में वो स्थिति नहीं आई है या दिल्ली में वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन यकीन मानिए ये स्थिति आनी ही आनी है। कोई भी राज्य छूता नहीं है। तमिलनाडु की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और रही बात केरल में जहां चुनाव है, तमिलनाडु में जहां चुनाव है, वहां जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोरोना की ये लहर तो वहां पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन चुनाव को देख करके हम जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में वो स्थिति आने वाली है? लेकिन अभी सारी पार्टियों के लोग और यहां तक कि सरकारों में शामिल वो बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े रैलियों में जा रहे हैं। और जब रैलियों में जाते हैं तो आपको दिखता है कि इतने लोग इकट्ठा होते हैं, कितने लोग मास्क पहने होते हैं। तो क्या इसमें जो संक्रमण की स्थिति है और जिस तरीके से संवेदनशीलता की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ता है, क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में भी वो स्ट्रेन पहुंचने वाला है? अभी वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि चुनाव का एक दौर है, वो खुमारी है, वो माहौल है जिसमें सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है। यही स्थिति आप आसाम में भी देख सकते हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थिति अभी संभली हुई है, लेकिन चुनाव में भारी भीड़, जन नेताओं का भीड़ के साथ जनसंपर्क करना या वहां पर बड़ी बड़ी रैलियों का किया जाना, क्या इस दौर में जब कोरोना का एक दूसरा स्ट्रेन लगभग शुरू हो चुका है, कई राज्य उससे प्रभावी होते दिख रहे हैं, तो चुनाव के तौर तरीके क्यों नहीं बदले? ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक इन सवालों का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक हम यही मानेंगे कि हमने, आपने और सरकार ने, सबने उपेक्षा और उदासीनता बरती, और इसका खामियाजा फिर एक बार देश भुगतेगा। और वो देश भुगतेगा, 130 करोड़ की जनता भुगतेगी, सरकारें भुगतेंगी, और फिर विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। लेकिन असली परेशानी, असली मुश्किल उस आम जनता की होगी, जिसकी फिर कमाई की स्थिति बड़ी मुश्किलों भरी हो सकती है। और अगर ये मुश्किलों भरी स्थिति हो सकती है, तो जो अर्थव्यवस्था हम सुधारने को लेकर के इतना तत्पर दिखे, फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप बताइए, देश की स्थिति फिर कहां जाएगी? लेकिन इस तरह का मूल्यांकन और इस तरह की सोच हम क्यों नहीं रख पाते और इतनी जल्दी मुश्किलों को हम भूल जाते हैं? क्या ये देश के साथ एक समझदार नागरिक का एक सही व्यवहार माना जाएगा? वास्तव में कोरोना की उपेक्षा करना देश के विकास के साथ एक मजाक करना है, चाहे उसमें नागरिक हो, चाहे उसमें सरकार हो। और अब स्थिति लगभग पूरे भारत में वो आने ही वाली है, जिस स्थिति में हम 2020 के अगस्त से लेकर के अक्टूबर के दौर में थे। और अगर वो स्थिति आई तो अभी कई राज्यों में आंशिक तौर पर ही सही लॉकडाउन लगाने की स्थिति बनेगी। पूरे देश में वो संभव नहीं है, और वो भी कारण है कोरोना का। लेकिन आप उस स्थिति का आकलन करिए कि ब्राजील और अमेरिका, पहले नंबर पर ब्राजील, अमेरिका, और दूसरे नंबर पर ब्राजील, और उसके बाद फिर हमारा तीसरा नंबर है। और उस तीसरे नंबर से अभी हम हटे नहीं। और कोरोना के हमने 2 वैक्सीन क्या निकाले, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या शुरू हुई, हम सब कुछ भुला दिए। जबकि चीन, आप देख सकते हैं, हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसी कोरोना को कंट्रोल करके किस तरीके से अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन में जिस तरह से भारत कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में अगुवाई कर रहा था, उस वैक्सीनेशन के काम में भी और वैक्सीनेशन के सप्लाई में भी अब भारत को बड़ी टक्कर और भारत को पछाड़ने की पूरी जुगत में है। तो हम एक तरीके से इस तरह की स्थिति में पहुंच करके लगभग हर वो लड़ाई जिसमें हम जीतने की स्थिति में थे, वहां हम पीछे होते जा रहे हैं। ऐसे में कम से कम मैं तो ये महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने तो बराबर कोरोना पर ही ज्यादा वीडियो बनाए हैं जब इस स्थिति की शुरुआत हुई थी, वो भी महाराष्ट्र से। केरल की स्थिति देख लीजिए, वहां पर चुनाव है, और यही केरल 2020 में इसी केरल से शुरुआत हुई थी, और वही केरल फिर एक बार उन मुश्किलों में फंसने जा रहा है।
लेकिन चुनाव को देख करके राज्य सरकार या राजनीतिक पार्टियां जिस सरगर्मी के साथ प्रचार कर रही हैं और जिस तरह से जनता के साथ वो कनेक्ट हो रही हैं, क्या इस कोरोना काल में इस तरह के चुनाव अभियान चलाने की दरकार है? इस बात को सरकारों के तौर पर, उनके स्तर पर और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी समझने की ज़रूरत है। अन्यथा हम एक बार फिर कहते हैं कि आंशिक ही सही, लेकिन हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरा देश शामिल हो सकता है। और हो सकता है नहीं, बल्कि होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ती है उसको हमने 2020 में देखा, और पिछले एक सप्ताह में, इस मार्च के इस सप्ताह में जिस तरीके की स्थिति है, मार्च के आखिरी सप्ताह में ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अभी फिलहाल इतना ही हम थोड़ा सा अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हैं कि दिल्ली में उतनी स्थिति खराब नहीं हुई है, लेकिन इस स्थिति के खराब होते या होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और कई कारण है इसके। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये तो हम भूल ही गए थे। और राज्यों के स्तर पर या अंतर्देशीय जो आवागमन की सुविधा है, उन सुविधाओं में भी हमने जो लापरवाही बरती है उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और अंततः इस खामियाजा भुगतने के बाद हमें फिर वही निर्णय लेने पड़ेंगे, फिर वही कदम उठाने पड़ेंगे, फिर उसी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, जिस गाइडलाइन को पालन करते करते एक साल में हमारा आपका सामान्य जीवन लगभग खत्म हो चुका था। हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम उस अनुशासन में नहीं आएंगे, और उस अनुशासन में नहीं आएंगे तब तक इस कोरोना की इस लहर से हम नहीं लड़ पाएंगे और न ही जीत पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज पर हार्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।